चलिए मेरे साथ आइए और बेधड़क होके बातें करते हैं। तो आदित्य जी, आपका स्वागत है कृषि जागरण की इस वेबिनार में। आज हम आपके साथ बढ़ती इनपुट लागत की और किसानों पर इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो सर, सबसे सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपके विचार इस मुद्दे पर क्या हैं। कैसे किसानों के लिए ये एक बढ़ती समस्या बनती जा रही है। किसानों को सहायता करने के लिए मेरे ख्याल से पूरा कायनात लगी हुई है। प्रशासन, सरकार, एनजीओज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, न जाने कितने ऐसे संस्थाएं हैं जो किसानों को मदद कर रही है, उनकी देखभाल कर रही है। फिर भी समस्याएं तो है और समाधान भी है। और मैं पहला एक वाक्य में कहना चाहता हूँ, एक सेंटेंस में कहना चाहता हूँ कि ये जो लागत का जो मुद्दा है, वो सिर्फ लागत को नियंत्रण में रखने से नहीं होगा उसका समाधान। उसका समाधान उनका आय से भी है, उनका इनकम से भी है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं और एक समक्ष रूप लेते हैं, तभी ही हमको एक समाधान और उत्तर मिलेगा। जैसे आपको पता है कि अ, कृषि में जो सबसे बड़ा लागत होता है, वो यूरिया का होता है, जो जी। पानी का होता है, जो बीज का होता है। अब बीज और पानी हम भारतवर्ष के अंदर ही हमें प्राप्त हो जाता है। और फिर रही यूरिया। यूरिया में जो सबसे बड़े कंपोनेंट है, वो है पेट्रोलियम, जो मतलब तेल। और तेल तो हमारे देश में तो है ही नहीं। हम हमारे देश में 85% जो हमारा तेल है, वो हम आयात करते हैं। जी। तो हमारे पास तो कोई खान तो नहीं है। तो जब जब भी तेल का जो भाव मार्केट में उतरता है या ज्यादा होता है, उसका प्रभाव हमारे यूरिया के प्रोडक्शन कॉस्ट लागत में भी वो पड़ता है। क्योंकि ये फ्री प्राइसिंग है, तो गवर्नमेंट को तो इसको मायना रखना ही पड़ता है। तो उसकी वजह से जब भी तेल का भाव बढ़ता है, हमारे यहाँ यूरिया का भाव भी बढ़ता है। अब तो इस समस्या को नियंत्रण में रखने के लिए भारत सरकार ने बहुत काम उठाए। एक तो मैं कहूँगा कि पिछले 2 सालों में जब यूक्रेन में युद्ध हुआ था, तो भारत सरकार ने रशिया से काफ़ी तेल ली और कम से कम $10, कम से कम मैं कह रहा हूँ, $10 कमी रेट पे उन्होंने रशिया से लिया था। और जी। लेते-लेते ऐसा हो गया कि रशिया हमारा 40% इम्पोर्टर बन गया। जो हम पहला सऊदीया से लेते थे या यूएई से लेते थे या फिर इराक और ईरान से हम लेते थे, क्योंकि ईरान के ऊपर तो पाबंदी बन गई थी। तो उसकी वजह से हमने बहुत एक स्तर तक हमने अपने तेल का जो बास्केट प्राइस होता है, वो हमने नियंत्रण में रखा। उसकी जी। वजह से हमारे यहाँ यूरिया का भाव में जितना वृद्धि होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है। तो अ, अब जब हमने ये किया, तो साथ-साथ हमने लिक्विड नैनो फर्टिलाइज़र का भी हमने यूज़ करना शुरू कर दिया था। आज हम नैनो फर्टिलाइज़र कम से कम 70-75 डिस्ट्रिक्ट में हम उसका उपयोग करते हैं और आने वाले दिनों में इसका उपयोग भी ज़्यादा होगा। अब नैनो फर्टिलाइज़र का एक सबसे बड़ा अ, मतलब एडवांटेज है कि नैनो फर्टिलाइज़र को आप पर्याप्त मात्रा में एफिशिएंटली आप स्प्रे कर सकते हो। पर जो यूरिया होता है, वो क्योंकि सॉलिड होता है, उसको पानी में भिगोना, फिर उसको स्प्रे करने में आपको इतना एफिशिएंसी नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये जो 2 कदम भारत सरकार ने लिया है, इससे काफ़ी हद तक जो लागत का जो मूल्य रहा, वो नियंत्रण में